सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, कल इसको पहली क्लास इसके लिए हमने लगाई थी और उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में चर्चा की थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया और फिर समीकरण और उन्हें संतुलित करना, तीन चीज़ों को सीखना चाहेंगे। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया परिभाषा की दृष्टि से अगर हम देखें तो रासायनिक अभिक्रिया होगी कि किसी भी पदार्थ के रसायनों में बदलाव होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं कि जब मैग्नीशियम की तार या फीते को हम जलाते हैं तो जलाने पर हमें राख प्राप्त होती है। ये रासायनिक दृष्टि से बदलाव हुआ है, रसायनों में परिवर्तन हुआ है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में परिवर्तित हमें करना है। और समीकरण को कैसे परिवर्तित करना है तो परिभाषा की दृष्टि से यदि हम देखें तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्रों, प्रतीकों और उचित चिन्हों की सहायता से प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैं इसे समीकरण के रूप में प्रदर्शित करता हूँ, यह अभिक्रिया लिखी हुई है, इसे मैग्नीशियम Mg प्लस O2, यहाँ जो O2 हमने लिया है वो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलाने के लिए सहायक है, या बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये वस्तु नहीं जल पाएगी। तो अभिक्रिया जो होगी वो होगी ऑक्सीजन के साथ। तो Mg प्लस O2 और ये जो राख है जो प्राप्त हुई है वो है MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो पदार्थ में हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ये समीकरण कहलाएगा और ये अभिक्रिया है कि मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो जलाने पर उसकी राख प्राप्त होती है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यह हमने इस अभिक्रिया की समीकरण लिखी है। तो समीकरण का मतलब यही है, रासायनिक दृष्टि से हम ऐसा ही कहेंगे, सूत्रों और प्रतीकों से और उचित चिन्हों से जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना रासायनिक समीकरण है। ये इसकी अभिक्रिया थी। एक और उदाहरण से मैं आपके सामने इसको समझाना चाहूंगा। जैसे हम किसी कार्बन या कोयले को जलाते हैं, कार्बन या कोयला है, लकड़ी है, और कोयले को जब जलाया जाता है तो उससे भी हमें राख प्राप्त हो रही है। यह अभिक्रिया है। इसे समीकरण की दृष्टि से जब हम लिखते हैं तो कोयले में कार्बन उपस्थित है और जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये क्रिया करेंगे रासायनिक दृष्टि से और इनकी क्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जो धुआं निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। तो रासायनिक समीकरण है कार्बन और ऑक्सीजन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। इस तरह से जहां पर भी अभिक्रिया लिखी गई हैं वो उसके पदार्थ हैं और आपस में क्रिया करके नए उत्पाद बनाते हैं। अब इनकी कुछ विशेषताएं आपके सामने मैं आपके नोटिस कराना चाह रहा हूं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों के बीच क्रिया होती है, जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं क्रिया कारक। एक नंबर में परिभाषा पूछी जाती है कि क्रिया कारक या अभिकारक किसे कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करते हैं क्रिया कारक कहलाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर दोनों क्रिया कारक है।
दूसरी विशेषता है कि जिन अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है वो कहलाता है उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट, उत्पाद या प्रोडक्ट। परिभाषा की दृष्टि से कि उत्पाद किसे कहेंगे? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से, अभिक्रिया करने से जो पदार्थ बनता है, प्राप्त होता है, उसे उत्पाद या क्रियाफल भी इसे कहते हैं। क्रियाफल, क्रियाफल, प्रोडक्ट इंग्लिश में इसे हम कह सकते हैं। तो क्रियाकारक जो क्रिया करते हैं और उत्पाद जो बनता है। एक और विशेषता देखो कि यदि क्रियाकारक या उत्पादों की संख्या एक से अधिक होती है तो उनके बीच हम प्लस का चिन्ह ही लगाते हैं। नोट करेंगे, मैंने इसीलिए गोला बनाया है, ध्यान से आप देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं, तो दोनों के बीच हमने लगाया है प्लस का चिन्ह। और कोई चिन्ह यहाँ पर अलाउ नहीं है, रासायनिक दृष्टि से हमें प्लस का ही चिन्ह लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर उत्पाद की भी संख्या एक से अधिक है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उनके बीच भी हम प्लस 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 ही लगाएंगे और कोई चिन्ह नहीं लगा पाएंगे। ये नियम है, वही जो मैं बता रहा हूँ, ये नियम है अभिक्रियाओं में। कई बार बच्चे और कोई चिन्ह लगाते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका होता है। तो क्रियाकारक या उत्पाद हो, संख्या जब एक से अधिक होती है, उनके बीच हम प्लस का चिन्ह ही लगाएंगे। ये एक और विशेषता थी। अगली विशेषता आप देखो कि क्रियाकारक और उत्पादों के बीच हम तीर का चिन्ह ही बनाएंगे। नियम है, चिन्ह जो बनाया जाएगा ये वो तीर का ही होगा। यहाँ भी कई बार बच्चे इस तरह से बना देते हैं या और कोई रेखा बना देते हैं, सीधी रेखा बना देते हैं, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। रासायनिक दृष्टि से, नियमों की दृष्टि से वो सब गलत है। आपको क्रियाकारक और उत्पाद बनाने के बीच में तीर का चिन्ह ही बनाना पड़ेगा। एक और चीज आप ध्यान रखें कि यदि क्रियाकारक और उत्पाद उत्क्रमणीय अभिक्रिया कर रहे हैं, मतलब क्रियाकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस क्रियाकारक बनते हो, तो उनके बीच जो चिन्ह बनाया जाएगा वो इस तरह से होगा, आधा तीर का चिन्ह ऐसे और आधा तीर का चिन्ह ऐसे। अगर किसी अभिक्रिया के बीच में, किसी समीकरण के बीच में हमें इस तरह का चिन्ह लगा हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब है कि जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। मतलब पदार्थ नंबर ए से बी को बना लिया जाएगा और बी से वापस से ए को बना लिया जाएगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जहां भी लिखेंगे हम इस तरह से तीर के चिन्ह, आधा तीर का चिन्ह ए से बी की ओर और आधा तीर का चिन्ह बी से ए की ओर लगाएंगे। एक और विशेषता इसकी देखो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, समीकरण में पदार्थों की अवस्था को भी हम प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, ये कार्बन यहाँ पर ठोस अवस्था में है, ठोस को प्रदर्शित करने के लिए हम या तो हिंदी में यहाँ पर ठोस लिखें इसके नीचे, या फिर एस लिख देते हैं। एस माने सॉलिड, ये इसके नीचे की तरफ लिखेंगे हम। ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है, गैस है, तो या तो इसके नीचे कोष्टक बनाकर हम लिखें हिंदी में गैस, या फिर हम इस तरह से यहाँ पर जी लिख करके कोष्टक बना देंगे। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो भी गैसीय अवस्था में है, तो इसकी भी अवस्था को हम यहाँ पर जी बनाकर कोष्टक में लिख देंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में, समीकरण में पदार्थों की अवस्था को उनके नीचे कोष्टक बनाकर प्रदर्शित करते हैं। अगर पदार्थ ठोस है तो एस लिखते हैं, गैस है तो जी लिखते हैं, द्रव है तो एल मतलब लिक्विड लिखते हैं, और अगर कोई जलीय विलयन है, जैसे नमक घुली हुई अवस्था में है, तो उसे हम लिखेंगे एक्यू, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जलीय विलयन के लिए। तो इस तरह से ये कुछ नियम है। एक और इम्पोर्टेंट नियम जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैं कह सकता हूँ, वो ये है कि जब हम कोई भी अभिक्रिया लिखते हैं तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करनी चाहिए। आपने पिछली क्लास में कक्षा 9th में पढ़ा होगा कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाया जाता है तो क्रियाकारक और उत्पादों की द्रव्यमान मात्राएं समान होनी चाहिए, उसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण। मैं वापस से अपने प्रारंभिक
जो मैंने एक उदाहरण लिखा था उस पर आता हूँ और वो आपको बताता हूँ कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर ये बनाया था इन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो अभिक्रिया अभी लिखा गया है वो द्रव्यमान संरक्षण की पालना नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की संख्या 1 है और उत्पाद में भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण की पालना इस समीकरण में नहीं हो रही। जब द्रव्यमान संरक्षण की पालना नहीं होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी समीकरण में, तो ऐसे समीकरणों को असंतुलित या कंकाली समीकरण कहा जाता है। ऐसे समीकरण जिनमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना नहीं होती है, या हम कह सकते हैं कि क्रियाकारक और उत्पादों की मात्राएं समान नहीं होती है, ऐसे रासायनिक समीकरणों को, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कंकाली समीकरण या हम उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। और ये अति आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना होना बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें इन्हें संतुलित करना पड़ता है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि असंतुलित अभिक्रियाओं को संतुलित करने की क्या आवश्यकता है। तो संतुलित करने की आवश्यकता यही है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना के लिए हमें इन्हें संतुलित या बैलेंस करनी पड़ती है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो यही है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे हम संतुलित करें। अगर कोई अभिक्रिया, कोई समीकरण असंतुलित लिखा हुआ है तो उसे बैलेंस, संतुलित कैसे किया जाए। तो इस चीज को देखने के लिए हम इसी उदाहरण से प्रारंभ करते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। असंतुलित अभिक्रिया है, आप देख सकते हैं। इसे हमें संतुलित करना पड़ेगी द्रव्यमान संरक्षण की पालना के लिए। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना के लिए हम इसे संतुलित कर रहे हैं। संतुलित करने के लिए एक सामान्य सी विधि है और विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। यह भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किस विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। होता क्या है विधि में, देखो आप कि हम सबसे पहले चरणबद्ध रूप से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले हम ये देखते हैं इस तरह से कि क्रिया कारकों की मात्रा और उत्पादों की मात्राएं चेक करते हैं। मैग्नीशियम क्रिया कारकों में संख्या कितनी है? 1। और मैग्नीशियम की संख्या उत्पाद में भी है 1। मतलब हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम तो बैलेंस अवस्था में है, संतुलित अवस्था में। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो O यहां पर है 2 और ऑक्सीजन यहां पर है 1। मतलब इस समीकरण में ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है। और अगर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है, हमने राइट सही समीकरण लिखी है परंतु बैलेंस नहीं है, तो एग्जामिनर हमें कोई नंबर इसमें नहीं देगा। सबसे पहले हमें इसको संतुलित ही करना पड़ेगा। संतुलन करने के लिए आसान प्रोसेस है, आसान तरीका है। सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, इसके बाद देखते हैं कि मैग्नीशियम तो बैलेंस है, उसे नहीं छेड़ना है फिलहाल। ऑक्सीजन को हम देखते हैं। ऑक्सीजन की संख्या इस तरफ 2 है, इस तरफ 1 है। तो जिस तरफ पदार्थ की तत्व की संख्या कम होती है उसे उचित राशि से गुणा करके और संख्या को बराबर कर लेते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है तो 2 करने के लिए इसे 2 से गुणा हम कर देते हैं। ये जो हमने इसे 2 से गुणा किया है, ये जो 2 है वो इस फॉर्मूले के आगे लगा दिया जाएगा। मतलब जिस राशि से हमने गुणा किया है ना, उसको उस फॉर्मूले के सूत्र के आगे हमने लगाना है, पीछे नहीं लगाना है। फॉर्मूले को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO ही होगा। हम इस 2 को यहाँ पे लगा के MgO2 नहीं कर सकते हैं, तो ये होगा 2MgO। अब हम देखें अभिक्रिया को फिर चेक करेंगे। जब हमने ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कर लिए हैं तो अब मैग्नीशियम का अनुपात डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि मैग्नीशियम से भी ये 2 गुणा होगा।
अब मैग्नीशियम की भी संख्या यहाँ पर 2 हो चुकी है। हो गए ना भाई, मैग्नीशियम भी इससे 2 से गुणा होगा तो मैग्नीशियम की भी संख्या 2 हो चुकी है, जबकि मैग्नीशियम यहाँ पर 1 ही है। तो इसलिए अब इसे भी 2 करने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। इस मैग्नीशियम को जो 2 से हमने गुणा किया है, ये 2 इस मैग्नीशियम के आगे लगा दिया जाएगा। अब हमारी जो अभिक्रिया है वो बैलेंस हो चुकी है। इस तरह से जो ये काम हम करते हैं, ये एक तरह से रफ काम है, और इसे हम रफ पेज पर ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके सामने जब अभिक्रिया को लिख के दिया जाएगा कि Mg प्लस O2 और MgO, दिए हुए समीकरण को संतुलित कीजिए, तो आपको ये काम रफ पर करके और ये संतुलित लिख के देना है। अब ये बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम, ये 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन। इस तरह से हल करना विधि को, इस विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि नाम से जानते हैं। तो ये एक उदाहरण था, थोड़ा सा ध्यान से आप देखें। Mg प्लस O2 MgO असंतुलित अभिक्रिया थी, संतुलित हमने इस तरीके से की है, 2 यहाँ पे लगा दिया है और 2 यहाँ पे लगा दिया है। लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से इसे देखकर और आप समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक उदाहरण था। एक और उदाहरण मैं असंतुलित अभिक्रिया आपके सामने लिखता हूं और उसे भी फिर मैं संतुलित करने का प्रयास करता हूं। देखिए एक और उदाहरण, ये रहा अब आपके सामने, इसको मैं हटा देता हूं पहले। एक और उदाहरण है N2 प्लस H2 और ये होगा NH3। समीकरण में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया कर रहे हैं और अमोनिया गैस का निर्माण कर रहे हैं। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस दोनों के बीच क्रिया होने से अमोनिया गैस का निर्माण हो रहा है। अभिक्रिया हम देख सकते हैं, जो समीकरण लिखा गया है असंतुलित है। असंतुलित इसलिए है, चेक करते हैं पहले, n बराबर 2 लिखा है यहाँ पर, मतलब नाइट्रोजन की संख्या 2 है। इस तरफ हम देखें, नाइट्रोजन की संख्या 1 है। हाइड्रोजन देखो आप, H बराबर 2, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और इस तरफ अगर आप देखें तो हाइड्रोजन की संख्या 3 है। मतलब इस अभिक्रिया में दोनों ही राशियां असंतुलित है। नाइट्रोजन इस तरफ क्रियाकारक में 2 है और नाइट्रोजन इस तरफ 1 है। हाइड्रोजन इस तरफ 2 है और हाइड्रोजन इस तरफ 3 है। तो दोनों में असंतुलन है, बैलेंस नहीं है। दोनों को बैलेंस करने के लिए हम एक एक को पहले लेते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन इस तरफ 1 ही है, 1 को 2 करने के लिए हमें वही 2 से गुणा कर देते हैं। 1 इंटू 2 बराबर 2। ये जो हमने जिस राशि से गुणा किया है उसे इस फॉर्मूले के आगे लगा लेते हैं। अब हमने नाइट्रोजन को बैलेंस कर लिया है। नाइट्रोजन इस तरफ भी 2 है और नाइट्रोजन इस तरफ भी अब 2 हो चुकी है, परंतु जैसे हमने 2 से उसे गुणा कर दिया है, हाइड्रोजन का अनुपात और डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन से भी गुणा होगा और हाइड्रोजन की संख्या अब उत्पाद में 6 हो चुकी है। 2 इंटू 3 मतलब 6 हाइड्रोजन हो चुके हैं। हाइड्रोजन इस तरफ मात्र 2 ही हैं और इस 2 को भी हमें 6 करना है। 2 को 6 करने के लिए हमें इसे 3 से गुणा करना होगा, बराबर 6। ये जो 3 से हमने गुणा किया है वो इस हाइड्रोजन के आगे लगा देंगे। अब समीकरण हमारा बैलेंस हो चुका है, संतुलित हो चुका है। नाइट्रोजन की संख्या 2, तो इस तरफ क्रियाकारक में भी 2 और उत्पाद में भी हमने 2 कर लिए यहाँ पर 2 लगा करके, और हाइड्रोजन की संख्या उत्पाद में 3 इंटू 2 मतलब 6 थी, तो हमने इसमें यहाँ पर 3 लगाकर इसे भी 6 कर लिया है। अब हमारा जो संतुलित हो चुका है, अभिक्रिया बैलेंस हो चुकी है, अब इसमें कोई कमी नहीं है। चेक हम इसे जरूर करें बाद में कि हाँ वास्तव में N2, तो यहाँ भी N2 है, और 3 इंटू 2 मतलब 6 हाइड्रोजन, तो 3 इंटू 2 यहाँ भी 6 हाइड्रोजन है। तो ये एक और उदाहरण हमने देखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। ये दूसरा उदाहरण था जिसे आप
देखें, समझने का प्रयास करें और अन्य जो उदाहरण बुक में इससे संबंधित दिए हैं उन्हें हल करने का भी प्रयास करें। एक और उदाहरण मैं लूँगा, तीसरा उदाहरण है जिसे भी आप देखें ध्यान से और समझने की कोशिश करेंगे। एक उदाहरण है Fe प्लस H2O Fe2O3O4 प्लस H2। ये अभिक्रिया मैंने आपके सामने लिखी है। आयरन लोहे की जल से या भाप से क्रिया हो रही है, जलवाष्प से, जिससे Fe2O3 फेरसोफेरिक ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। अभिक्रिया हम देखें तो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस अभिक्रिया है, असंतुलित अभिक्रिया है और इसको भी अब हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं। पहले फर्स्ट टाइम हम इसे भी चेक करेंगे कि हाँ वास्तव में कहाँ पर कितना बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। सबसे पहले देखो Fe बराबर 1 एक ही है, इधर Fe2 तो Fe बराबर 2 हो जाएगा, H बराबर 2 और H यहाँ पर 2। हाइड्रोजन दोनों ओर बराबर है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ये 4। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन तो दोनों ओर बराबर है, परंतु लोहा और ऑक्सीजन की संख्या दोनों ओर अनबैलेंस हो रही है, असंतुलित हो रही है। इन्हें संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक और जानकारी मैं आपकी नॉलेज में डालता हूं कि सबसे पहले अगर कहीं पर ज़्यादा असंतुलन हो रहा है, ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, तो सबसे पहले आप उसे हल करने का प्रयास करें। मतलब लोहे की संख्या इधर 1 है, इधर 2 है, 1 का अंतर आ रहा है, जबकि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 का अंतर आ रहा है। तो जहाँ ज़्यादा अंतर है, ज़्यादा डिफरेंस है, वहाँ पर आप इसे हल करेंगे। तो 1 into 4 तरीका वही है कि आप उचित राशि से गुणा करके बराबर कर देंगे। 1 into 4 बराबर 4। ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करने के लिए आपने यहाँ पर इस तरफ जहाँ पे ऑक्सीजन लिखा गया है उसे 4 से गुणा कर दिया है। ये जो 4 है, ये सूत्र में ऑक्सीजन है ना, तो आपको इसके आगे लगाना होगा। ये जब 4 आप इसको लगा देंगे, जब 4 आप यहाँ पे लगा देंगे, अभिक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा बराबर हो चुकी है। दोबारा से अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद आयरन या हाइड्रोजन में कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है। तो आयरन तो कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ है, परंतु हाइड्रोजन की संख्या में परिवर्तन हुआ है। कैसे हुआ है कि ये 4 हाइड्रोजन से भी गुणा होंगे और हाइड्रोजन की संख्या 4 into 2 इस तरह अब क्रियाकारक में 8 हो चुकी है। हुई ना भाई, ये 4 इससे भी गुणा होगा तो 4 into 2 बराबर 8 हो चुकी है। हाइड्रोजन उस तरफ मात्र 2 है, अब इस 2 को भी 8 करना है और 2 को 8 करने के लिए आपको 4 से गुणा कर देना पड़ेगा। तो into 4 बराबर 8। तो ये 2 थे, एक 4 आपको जो गुणा किया है आपने इसके आगे लगाना होगा। अब आप देख सकते हैं कि आपने ऑक्सीजन को भी बराबर कर लिया है, हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लिया है, सिर्फ आयरन लोहा अभी असंतुलित है। असंतुलित है, यहाँ पर इसकी संख्या 1 है और उत्पाद में इसकी संख्या 2 है। इसे बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे आयरन को 2 से गुणा करना होगा। ये जो आपने 2 से गुणा किया है वो 2 यहाँ पे आपको लगाना होगा। अब आपका जो समीकरण है वो पूरी तरह से राइट हो चुका है, संतुलित हो चुका है। चेक करेंगे बाद में, ये काम रफ काम है, पीछे करें आप कॉपियों में। तो आयरन 2Fe तो 2Fe बराबर है 4 into 2 हाइड्रोजन 8 है, 4 into 2 हाइड्रोजन भी बराबर है और 4 ऑक्सीजन तो ये 4 ऑक्सीजन भी बराबर है। इस तरह से क्रियाकारक और उत्पादों को जब आप बराबर कर लेते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम संतुलित या बैलेंस अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है।
प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।